तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत कासमी और बाकी से ही होती है, जहाँ पे कासमी बाकी से बोलने लगता है तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में एक ऐसी लड़ाई होने को जा रही है जो कि दुनिया ने आज तक नहीं देखी होगी कभी। बाकी भी इसके आगे से कहने लगता है चाहे जो भी, पर अगर मैं सच कहूँ तो मेरे दिल में अपने फादर के खिलाफ सारी नफरत अब धुल चुकी है, पर इसके बावजूद भी चूंकि मैंने कहा था कि मैं उससे लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा और बस ये काफी है, हमारा बाप बेटा होना काफी है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। ये कहते हुए बाकी उस शापर को दो हिस्सों में बांट देता है। कहानी टोकुगावा और डॉक्टर कोरेहा पे जाती है। इसके रिजल्ट आने के बाद हमें दिखने से ही लग रहा होता है कि टोकुगावा को किसी किस्म की बीमारी है। सीन एक बार फिर से कासुमी और बाकी पे जाता है, जहाँ पे बाकी काफी हैरानगी से कासुमी से बोलने लगता है क्या क्या कहा तुमने? रेट्सू आजकल बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी हैरानगी से मजीद बोलता है उसके पास तो सीकिंग रेट्सू का टाइटल है और वो क्या चाहता है, आखिर वो क्यों बॉक्सर खिलाना चाहता है? कासुमी इसके जवाब में बोलता है सीकिंग रेट्सू ही खिलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। दरअसल वो बॉक्सिंग में अपने सीकिंग रेट्सू के स्टाइल से लड़ रहा है। इसका मतलब वो बॉक्सिंग की कोई भी टेक्निक वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने कुंफू के दम से पूरे रैंक्स को क्लाइम करेगा। तो बाकी इसी बात पर कहने लगता है पर जो भी वो इतना आसान नहीं होगा, बॉक्सिंग में भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स पाए जाते हैं। इसकी जीती जाती मिसाल मोहम्मद अली जूनियर का फादर मोहम्मद अली है। यहाँ तक मोहम्मद अली ने यूजिरो हानमा को भी गहरी टक्कर दी थी। कासुमी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है कि बॉक्सिंग तो सिर्फ 150 साल से चलती आ रही है, जबकि कंफू की काफी ज्यादा मैसिव हिस्ट्री है। कंफू हिस्ट्री के 4000 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी बॉक्सिंग में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कंफू बॉक्सिंग से बेटर है। चाहे जो भी, इस सब के बावजूद भी रेट्सू को भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी इस सब में। इसकी पहली वजह रेट्सू ने आज तक कभी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की नहीं। इसके साथ ही साथ कंफू की काफी टेक्निक्स का ताल्लुक यहाँ तक लेग से भी है कि बॉक्सिंग में तो तुम लेग का हरगिज़ से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो अपनी कंफू की भी हाफ पावर का इस्तेमाल करेगा कि उसके अपोनेंट्स वगैरह अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सीकिंग रेट्सू आखिर बॉक्सिंग के साथ कहां तक जा सकता है। बाकी इसके बाद पूछने लगता है तो रेट्सू का वेट क्या है? कासुमी बाकी को आगे से बताता है 106 किलोग्राम, जिस पर बाकी और भी हैरान होते हुए कहने लगता है वाह, वो तो पहले से इतना ज्यादा डिसएडवांटेज में था, अब ऊपर से उसका वेट भी काफी ज्यादा कम है। कि ज्यादातर बॉक्सर के एक तो ऊपर से वेट भी ज्यादा है और उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। कहानी रेट्सू पे उसके जिम पे जाती है। वहीं पे उसके पास उसका कोच आके कहने लगता है रेट्सू ग्लव्स पहन लो, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से लड़ो। रेट्सू सवाल उठाते हुए कहने लगता है मैं किससे लड़ने को जा रहा हूँ? पर ये सुन के कोच काफी ज्यादा गुस्से में बैठे हुए से कहता है तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो, सिर्फ उतना ही करो जितना कहा जाता है। अगले सीन में रेट्सू रिंग में मौजूद होता है और उसका कोच उसे कहने लगता है तुम्हारे साथ इतनी सख्ती दिखाना तो नहीं चाह रहा था, मुझे माफ करना, मगर हाँ तुम्हें एक पॉइंट तो समझ जाना चाहिए कि हम भी यहाँ पे सीरियस है। अब चूंकि तुमने एक खतरनाक अपोनेंट की डिमांड की थी, लो ले आया हूँ तुम्हारे लिए एक खतरनाक किस्म का बॉक्सर। ये बॉक्सर एक वक्त में मिलिट्री होता था और अब ये सिर्फ बॉक्सिंग की फील्ड में हैवी चैंपियन खिलाता है। ये खुद इतना ज्यादा बड़ा है तो सोचो उसका वो कितना बड़ा होगा। इसी वजह के कारण ये जापान में भी डेब्यूट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तुमसे मसल में, कद में, वेट में, हर चीज में तुमसे ज्यादा बेटर है। कहते हुए वो रेट्सू को सेफ्टी गियर्स वगैरह पहनाने लगता है। हालांकि रेट्सू ये गियर वगैरह पहनना तो नहीं चाह रहा होता, मगर उसे यहाँ पे रह के रूल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा। स्टैंस लेने का वक्त आता है तो रेट्सू उसका स्टैंस देख के ही समझ जाता है। बाकी में बॉक्सिंग फील्ड में ये काफी ज्यादा टैलेंट लगता है। इसकी मसल कुछ ज्यादा ही है मुझसे और ऊपर से इसके साथ ही साथ इसकी पंचिंग स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसका फुटवर्क भी काफी ज्यादा क्लीन है, बिल्कुल रेट्सू की तरह। इसकी रीच भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये कह सकते हो ये शायद से रेट्सू के लिए भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसी तरह वो रेट्सू पे सबसे पहले अपना वार करता है। चाहे जरूर रेट्सू उसके पंच को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन रेट्सू थोड़ा सा पीछे जाता है। ये फायदा होता है हैवी वेट होने का। बाकी और कासुमी इसी बात को तो डिस्कस कर रहे थे और ये तो तुम कह सकते हो कि शायद से रेट्सू अभी भी इसका टेस्ट ले रहा था। रेट्सू यहाँ तक इसकी स्पीड को भी काफी ज्यादा खतरनाक पाता है, मगर इसके बावजूद भी वो उसकी ग्रिप को इंतहाई ज्यादा वीक पाता है। बॉक्सिंग चूंकि ग्लव्स का इन्वॉल्व करती है, इसी वजह से इनकी ग्रिप काफी ज्यादा वीक होती है उनके मुकाबले में जो कि कराटे और कंफू वगैरह को फॉलो करते हैं। रेट्सू सिर्फ उसके पहले पंच को ब्लॉक करके ये बता सकता होता है कि उसकी ग्रिप इंतहाई ज्यादा वीक है। रेट्सू ने तो उसके पहले हमले को ब्लॉक कर लिया, अब उसका हो गया, अब बारी है रेट्सू की। अब जब रेट्सू अपना वार करने के लिए उसके खिलाफ बढ़ता है, उसी लम्हे में दोबारा से रेट्सू पे एक पंच थ्रो करता है। हैरानगी की तो बात ही होती है, रेट्सू ना कि सिर्फ उसके पंच को अपने
अपने सर से रोकता है कि अपने थोबड़े का इस्तेमाल करके यहाँ तक वो उसकी उंगली की हड्डी भी तोड़ देता है। अब जो इंसान का स्कल होता है वो उसकी पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है। शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हम कैप्टन स्टारडम और यूजिरो हानमा को मीट एंजॉय करते हुए देखते हैं। यूजिरो हानमा कहने लगता है तो अच्छा तुम बाकी से मिले थे तो क्या कहा उसने, जिस पर कैप्टन स्टारडम कहता है मेरे ख्याल से बाकी बदल चुके हैं पूरे तरीके से। ये कहते हुए कैप्टन स्टारडम यूजिरो हानमा को कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के उससे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यूजिरो हानमा गुस्से से पागल होते हुए कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या बाकी ने वाकई में ये कहा। एक बार फिर से रेट्सू को देखते हैं, यहाँ पे उसका अपोनेंट दर्द के मारे तड़प रहा होता है। ये देख के कोच और सारे लोग हैरान पड़ जाते हैं। अब बस इस फाइट को एंड करने का वक्त आ जाता है। देखते देखते रेट्सू ना कि उसकी वीक स्पॉट पे हमला करता है बल्कि उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉट पे हमला करता है जो कि उसका मसल से बड़ा बड़ा हाथ होता है। और इसके बावजूद भी रेट्सू उसके हाथ की भी हड्डी तोड़ डालता है। किसी के साथ सीकिंग रेट्सू का लेजेंड यहाँ से हर कोने कोने में फैलना शुरू हो जाता है। दूसरी सीन में हम दोबारा से यूजिरो हानमा को देखते हैं जो कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को शांत करके कहने लगता है स्टारडम मुझे एक एक चीज बताओ उसने और क्या कहा। स्टारडम इसी बात के जवाब में कहने लगता है मुझे लगता है बाकी बदल गया। अब हम इसी में एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे बाकी कैप्टन स्टारडम से बोलने लगता है, जहाँ पे बाकी यूजिरो हानमा को अपने घर में दावत दे रहा होता है। पर हाँ वो ये जरूर कहता है कि दावत तो होगी मेरी तरफ से लेकिन यूजिरो हानमा आकर खाना बनाएगा। सुन के कैप्टन स्टारडम काफी ज्यादा चौंक जाता है। कैप्टन स्टारडम कहने लगता है ये सब कुछ नॉर्मल से इतना ज्यादा हटके है कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि यूजिरो हानमा और मेरी इसी तरह आपस में बहस हो जाएगी, फिर हम इसी तरह आपस में बातें करेंगे और बहस करेंगे। कैप्टन स्टारडम इसी बात पर कहने लगते हैं भाई तुझे क्या लगता है इस तरह का यूजिरो हानमा क्या दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूजिरो हानमा गुस्से से रेस्टोरेंट को छोड़ के चला जाता है। उससे अंदर ही अंदर से ये बात काफी ज्यादा गुस्सा चला रही होती है कि आखिर कैसे उसकी हिम्मत हुई, कैसे उसने कह भी दिया ये सब कुछ। मैं द ग्रेट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट वॉरियर इन ऑल ह्यूमन बीइंग उसके लिए राइस बनाऊंगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।